चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, छोटा सा चैप्टर है। आप 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं बड़े मज़े से, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। और पहले से नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप 1 महीना लगाइए, आपसे नहीं बनेगा, है ना जी। ठीक, चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझेंगे हम। यहां से इस साल किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू का। क्या आएगा? एमसीक्यू में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आइसोमेरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन दिस चैप्टर। तो आपको इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां से 1 नंबर क्लियर कट आना ही है इस साल, एक क्वेश्चन, तो वो आप अपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे आइदर फ्रॉम परीक्षा बोध और परीक्षा सार, कहीं से भी। परीक्षा सार में अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, हम भी उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का, और 2 नंबर के टॉपिक बड़े गिनती के हैं, थोड़े से मैंने लिस्ट आउट कर दिए यहाँ पर, अभी हम इस पर बात करते हैं ना। इसके अलावा भी आपको कुछ प्रैक्टिस करना है। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन आने वाला है जो 2 नंबर देके जाएगा। बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत गिनती के टॉपिक्स हैं, आप आराम से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक। दूसरा देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के ऑप्शन में रहेंगे, बनाना कोई एक रहेगा। तो मैंने लिखा है 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ स्टार लगा है, स्टार का मतलब यह है कि 4 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों इसी चैप्टर से होंगे। ऐसा भी नहीं कि इस चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में किसी दूसरे चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप हड़बड़ी में ये चैप्टर छोड़ दें, दूसरा 4 नंबर वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लें, ऐसा भी नहीं है। समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? इस चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन में इसी चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, इसीलिए इस चैप्टर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ जाएगी। तो अभी हम 4 नंबर के क्वेश्चनों पर भी बात करने वाले हैं, वैरायटी बढ़ने वाली है, ठीक। आगे बात समझ में? तो टोटल देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर से। हमारे जो 19 क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, उसमें 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से रहेंगे, समझ गए। और 3 क्वेश्चन मिला के टोटल कितने मार्क्स देंगे हमको? 7 मार्क्स देने वाले हैं। अब आइए 2 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू हम अलग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। आई बात समझ? चलिए जी, सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपको प्रिपेयर करना है। छोटे छोटे एक लाइन के डेफिनेशन है, सारे आपने थ्योरी लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? याद है? होमोलिप्टिक यानी जब सेंट्रल मेटल एटम एक जैसे लिगेंड के साथ, यानी एक लिगेंड के साथ अटैच होता है, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड के साथ अटैच होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक। और अगर सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा तरह की लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलिप्टिक। एक एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, बन जाएगा एग्जांपल लिखते, आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी लेक्चर में। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, बॉन्ड बनाता है, या कितने लिगेंड डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कनेक्टेड है, उसके नंबर को, लिगेंड के नंबर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना, एक एग्जांपल लिख लेना, ठीक। उसके बाद लिगेंड, क्या पढ़ना आपको? लिगेंड्स किसको बोलते हैं? ये डोनर एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर याद रखिएगा, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लिगेंड की पूरी कैटेगरी आपने पढ़ी हुई है। नेगेटिव टाइप का लिगेंड होता है, पॉजिटिव टाइप का भी लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। तो वो सब कुछ आपने नहीं करना है। 2-3 नाम याद रखने टाइप्स ऑफ लिगेंड में, जैसे यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। कम से कम डेफिनेशन आपसे बनना चाहिए, और एक का दुक्का एग्जाम्पल। तो लिगेंड आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि जब 2 नंबर के लिए आएगा तो आपसे ये सब नहीं पूछेगा, ओनली लिगेंड का डेफिनेशन पूछेगा, और हो सकता है एक का दुक्का नाम पूछ ले, या यूनिडेंटेट टाइप्स ऑफ लिगेंड में से डेफिनेशन पूछ दे। यूनिडेंटेट क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, यहां लिखा हुआ है। ये पढ़ा है ना सब आपने थ्योरी लेक्चर में। तो इनका एक एक लाइन का डेफिनेशन बनता है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ लीजिए। लिगेंड के साथ साथ हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कंबाइन रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो, एक एग्जांपल प्रिपेयर कर लेना, एक लाइन का डेफिनेशन, एक एग्जांपल। इससे ज्यादा 2 मार्क के क्वेश्चन के डेफिनेशन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में,
समझ में आई बात? अब आइए दूसरा जो हमने डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऑलरेडी हमने बहुत मेहनत की है ना जी? तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं होगा जिससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ना बनता हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, ऑलमोस्ट 50 प्लस आई थिंक, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है, इसके अलावा भी आपने पूरी लेक्चर कवर की हुई है, तो अगर आपने उसको अच्छे से बनाया है, 2, 4, 10 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप महारत हासिल कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वैसे ही कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसकी गिनती बताता है। तो आप इसके क्वेश्चन दोनों के प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की भी और कोऑर्डिनेशन नंबर के भी, बन जाएगा। ये जस्ट कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनका जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने जो थ्योरी लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप अपनी कॉपी पलटिए, सारा डाटा आपके पास है। समझ आई बात? तो ये हो गया 2 नंबर के लाइव। ये कुछ एग्जांपल है, इनको जरूर बना लेना, कर लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा हुआ है। आइसोमेरिज्म इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 4 नंबर के लिए आएगा। कितने के? 4 नंबर के लिए दावेदार होने वाला इस साल। उसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 कैटेगरी। नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नंबर 3 कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, नंबर 4 लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ आई बात? तो इनमें एग्जांपल देके आपसे पूछेगा कि पहचानो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे, ठीक है। इनमें आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जांपल देके। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिखा है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन इनका एक्वा सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो ये अलग अलग आयन्स देते हैं। ये कौन सा आयन देगा? SO4 2-। ये कौन सा आयन देगा? Cl- आयन। याद है ना? तो ऐसा आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे आपसे लिंकेज का भी पूछ सकता है। लिंकेज याद है? एम्बिडेंटेड लिगेंड लगा होता है, एक बार एक एलिमेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे करके आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ लेना। हमने आइसोमेरिज्म पर डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है, ठीक, बिल्कुल वहां से आप प्रिपेयर करिए। इसके बाद देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर्याप्त हैं, इससे बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे, यानी अगर आपको हम बोले कि इस चैप्टर से कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो कहेगा हमको बस पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में, एक में आपको ये दिखेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC 2 टाइप के कंपाउंड की पूछी जाएंगी, एक फॉर्मूला देके नाम पूछेगा और एक नाम देके फॉर्मूला पूछेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छा। ये भी जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट लिखा गया है, एग्जाम्पल है ना। इतने आपको प्रैक्टिस करने हैं, 7-7, 8-8, 10-10 मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा हमने IUPAC पर डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है इस साल। आपके परीक्षा सार में लगभग जितने क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए, है ना जी। और प्लस NCERT के क्वेश्चन जो भी थे, तो वो 1 से 2 लेक्चर हमारे बने आई थिंक, तो हमने उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए वो लेक्चर प्रेफर करना है। आई बात समझ में? उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं जाएगा, वो 4 नंबर दे के जाएगा। और परीक्षा में जब ये आता है तो कम से कम 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी वो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेगा और 4 फार्मूला लिख देगा। तो 4 फार्मूले का जब आप नाम लिखेंगे तब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। या 3 फार्मूला देता है, 3 फार्मूला दे के आपसे नाम पूछेगा, चाहे फार्मूला दे दे चाहे नाम दे के फार्मूला लिखवा ले, तो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। समझ आया? तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का दिखने वाला इस साल। अच्छा, इसमें भी ऐसा हो सकता है परीक्षा में कि हो सकता है IUPAC नोमेनक्लेचर फार्मूला दे दे और उसके ऑप्शन में नेम दे दे। समझ रहे हैं? एक तरफ फार्मूला और उसके ऑप्शन में नेम, यानी फार्मूले में 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और नेम में 3 या 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? आपको फार्मूला दे दिया, उसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा, यानी इन दोनों में कोई एक चीज रहेगी और उसके साथ ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो VBT के ऊपर रहेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, जो भी हम नोट करेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है? तो 2 ही क्राइटेरिया बन रहा है, या तो यही दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में दिखेंगे आपको 4 नंबर के लिए, तो दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा, या क्या होगा, इन दोनों में कोई एक चीज
4 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा, और दूसरा ऑप्शन में क्या रहेगा, वीबीटी का क्वेश्चन रहेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कौन से क्वेश्चन बनेंगे या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो हम नोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब 2-3 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए 4 नंबर के लिए, ठीक हो गया। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिनती के टॉपिक्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 4 नंबर के लिए, इनको आपने प्रिपेयर करना है। इनकी संख्या देख के घबराना नहीं है ना, क्योंकि ऊपर जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सबका आंसर एक है। क्या समझे? सबका आंसर एक आंसर लिखना आपने, बस, और कुछ नहीं। और वो वीबीटी में हमने बताया हुआ है, याद है? नहीं है? बनाया ना स्ट्रक्चर आपने सेंट्रल मेटल एटम का, लिगेंड आगे कैसे खाली कराता है या नहीं कराता है ना जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, याद आया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पढ़े ना अपन, ठीक। बस वही आंसर लिखना, घबराना नहीं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 का पावर -2 आयन हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज ए डायमैग्नेटिक, बट NiCl4 का पावर -2 आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इट इज पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन करिए। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर से लेने देना नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। आप बताइए कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक काहे होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर में, सारे डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो सब किस में रहते हैं? पेयर्ड में। और अनपेयर्ड हो गया तो क्या बन जाएगा वो? तो बस हो गया, ये आंसर है जी। कैसो क्वेश्चन आए, कुछ भी लिखे, आपको अगर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पूछा है तो आप क्या बोलेंगे कि 3D ऑर्बिटल जो होता है, 3D याद है, 3D फिर 4s फिर 4D, तो 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर सारे के सारे पेयर में हैं तो वो कंपाउंड क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। और अगर 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हुए हैं तो वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो यही आंसर तो सब में देना है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड छोड़ दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। क्या दोनों का आंसर एक जैसा नहीं हो गया? आपको लिखना वही है कि 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है? डायमैग्नेटिक, ये है ना। और इसके 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड, इसलिए कंपाउंड क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो आंसर तो दोनों का एक है, क्वेश्चन चाहे जो फ्रेम करे। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर वो आपसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछता है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आया, सेंट्रल मेटल एटम में स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आया तो उसमें 3D ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के आने से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? उनको शिफ्ट कर देता है और पेयर कर देता है, जगह खाली हो जाती है। समझ आया? जगह खाली हो जाती है तो डी ऑर्बिटल भर गया, 3D ऑर्बिटल, तो 3D ऑर्बिटल से लिगेंड भरना स्टार्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर भरना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर वीक लिगेंड आए तो फिर वो 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करा सकता, फिर वो कौन सा ऑक्यूपाई करता है? उधर जो 4D भरा होता है, आउटर वाला डी ऑर्बिटल। 3D डी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? इनर शेल या इनर ऑर्बिटल। और 4D वाले ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल। तो अगर वीक लिगेंड आता है तो वीक लिगेंड क्या करता है? इसको खाली नहीं करा पाता 3D को, तो कौन सा ऑक्यूपाई करता है स्पेस? आउटर वाला डी ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है। तो क्या ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना। तो चाहे आपसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछे या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछे, जवाब आपको एक ही लिखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो 3D यानी इनर ऑर्बिटल को क्या करेगा? वैकेंट करा देगा। उसके लिए 3D ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है और वो यहां से भरना स्टार्ट होता है। तो अगर 3D वाला भर रहा है लिगेंड के डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर वो वीक लिगेंड है और 3D ऑर्बिटल को खाली नहीं करा पा रहा, तो फिर वो किसको भरेगा? आउटर वाले को। तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? तो आपको इसका फैसला किससे करना है? इससे लिगेंड से। आई बात समझ में? ठीक है। और दूसरा जैसे तो इसमें ये दोनों में NH3 है, तो हो सकता है यहां कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए पूछा है। तो फिर हम इसको देखेंगे, इसका जो 3D ऑर्बिटल होगा, 3D ऑर्बिटल जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो क्या होता है? स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता, इसमें वही एक्सप्लेनेशन जाएगा, है ना जी। याद है कोबाल्ट, और इसमें हाफ फिल अगर हो गया, वो 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए सिंगल सिंगल, तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। लेकिन जिसमें अगर 5 नहीं है, 5 से ज्यादा है, तो फिर उसको तो खाली करा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। समझ आई बात? तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरामैग्नेटिक वाला हो गया, सेम आंसर लिखना है। यहां देखिए, इसमें क्या करेंगे?
इस कंपाउंड को बोल रहा है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और इस कंपाउंड को बोल रहा है वीकली पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रांगली है कि वीकली, इसका फैसला कैसे होगा? ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, देखिए किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, और जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? वीकली पैरामैग्नेटिक। तो इसमें कौन सा चमत्कार है? नहीं बन जाएगा। सारा आंसर एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक ही चीज लिखना आपको हर तरह के क्वेश्चन में, वही डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। समझ आया? यहां देखिए, ये सेंट्रल सीएफटी के ऊपर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्रीन बट दिस कंपाउंड इज कलरलेस, एक्सप्लेन। तो इसको हम सीएफटी के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी से या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। समझ आई बात? स्प्लिटिंग थ्योरी है, उससे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहां से आपको सीएफटी से प्रिपेयर करना है, एक ये और दूसरा ये। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी? ठीक, तो दो क्वेश्चन कहां से है? सीएफटी से है। उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जब पूछा जाएगा तो कम से कम 3 आइसोमेरिज्म आपसे पूछेगा। ठीक, तो आपको इसमें से क्या क्या प्रिपेयर करना है? पहला, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म। आराम से एक एक लाइन का है, दो लाइन का, एक एक एग्जांपल याद रखिए। ये तो 2 नंबर में भी आता है, वहां भी हमने मार्क किया हुआ है। समझ में आया? हाइड्रेट वो नहीं पूछता, चौथा आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये 3 कम से कम पढ़ेंगे। हो गया जी? इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है? तो ये इसमें 8 क्वेश्चन लिखे हैं। असल में क्या वाकई में 8 क्वेश्चन है कि सेम है? 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो सेम आंसर रखते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, खाली कंपाउंड का नाम बदल देगा और क्या। वो राइटर की मर्जी है, इसकी जगह कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया आपसे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो उसको पूछना है, कंपाउंड का नाम कुछ भी लिख देगा। तो क्या उससे क्वेश्चन अलग हो गया कि क्वेश्चन सेम है? तो ये क्वेश्चन सब सेम क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो पैटर्न ज्यादा नहीं है, पैटर्न 2 ही है बस। एक आपको यहां से आइसोमेरिज्म प्रिपेयर करना है, एक सीएफटी का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, समझ में आई बात? और एक वीबीटी का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। वीबीटी आपने डिटेल से समझ लिया, कुछ भी पूछे उसमें वो तो बन ही जाना है। आई होप आपसे 7 नंबर कोई नहीं ले सकता, यहां से आप कवर कर लेंगे। हो गया जी? ठीक है।